नमस्कार दोस्तों, तनिक सोचिए। जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं रहा, जिस संघ ने दशकों तक संविधान का विरोध किया और जिसके मुख्यालय पर लंबे समय तक तिरंगा नहीं फहराया गया, वही संघ आज अचानक लाल किले की प्राचीर पर प्रासंगिक कैसे हो गया? क्या यह महज संजोग है या कोई पूर्व नियोजित एजेंडा? प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से सिर्फ जीएसटी और रोजगार का लालीपाप नहीं दिया, बल्कि संघ की भी प्रशंसा की। आज मैं बहुत गर्व के साथ एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्षावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। और केवल इतना ही नहीं, उनकी सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक पोस्टर जारी किया जिसने सबको चौंका दिया। पोस्टर में महात्मा गांधी, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसे महानायकों के ऊपर विनायक दामोदर दास सावरकर को दिखाया गया। सवाल उठता है, आखिर आरएसएस और सावरकर को अचानक इतनी प्रमुखता क्यों? वही सावरकर जिनका नाम गांधी हत्याकांड में आरोपी के रूप में आया, वही सावरकर जिन्होंने अंडमान की सेल्यूलर जेल में अंग्रेजों के सामने बार बार दया याचिका लिखी, वही सावरकर जिन्हें कई इतिहासकार आजादी के आंदोलन से समझौता करने वाला मानते हैं, और वही सावरकर जो अंग्रेजों से पेंशन लेते थे और नाथूराम गोडसे जैसे गांधी के हत्यारे से जुड़े थे। ऐसे विवादित चेहरों को महात्मा गांधी के ऊपर बैठाकर पोस्टर में दिखाना क्या सिर्फ गलती है या फिर सोच समझकर रचा गया एजेंडा? एक बात याद रखिए, भूलिए मत, आजादी में हम सिर्फ अंग्रेजों से नहीं लड़े थे। हम अंग्रेज और आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ लड़े थे। ये सारे जो आरएसएस के लोग हैं, इनकी विचारधारा फ्रीडम स्ट्रगल की विचारधारा नहीं है। जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, जिस दिन यह किताब लिखी गई थी, उस दिन इस कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ आरएसएस ने रामलीला मैदान में इस कॉन्स्टिट्यूशन को जलाया था। सालों के लिए इस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हमारे देश का जो झंडा है वो तिरंगा होगा। सालों के लिए आरएसएस ने तिरंगा को सलूट नहीं मारा था। यह सच है। आज जो भी कहें, उनकी विचारधारा कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। वो लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। वो हिंदुस्तान की सारी संस्थाओं को कंट्रोल करना चाहते हैं और अंबानी अदानी को हिंदुस्तान का पूरा धन पकड़ाना चाहते हैं। और हमारी विचारधारा कहती है कि यह देश हर जात का, हर धर्म का है, हर भाषा का है। इस देश की संस्थाएं, इस देश के इंस्टीट्यूशंस। असलियत यह है कि इस समय बीजेपी और संघ घिरे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद
चुनाव आयोग को बिहार की मतदाता सूची से काटे गए नामों को सार्वजनिक करना है। यही वोट चोरी का मुद्दा है, जिसके कारण विपक्ष लगातार हमलावर है। राहुल गांधी बार बार इसे लोकतंत्र की हत्या बता रहे हैं। ऐसे में जब असली सवाल उठ रहे हों, तब बीजेपी हिंदुत्व का कार्ड खेलती है और इस कार्ड को धार देने के लिए संघ और सावरकर जैसा कोई औजार नहीं है। 17 अगस्त से राहुल गांधी बिहार के सासाराम से वोट अधिकार यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। यह यात्रा 16 दिन तक चलेगी और लगभग 1300 किलोमीटर का सफर तय करेगी। 1 सितंबर को पटना में एक विशाल रैली के साथ इसका समापन होगा। कांग्रेस का कहना है कि यह यात्रा एक व्यक्ति एक वोट के अधिकार की लड़ाई है। इस यात्रा में इंडिया गठबंधन के कई बड़े नेता भी शामिल होंगे। हम सब सजग रहें, साजिश करने वाले बाज नहीं आएंगे। वो वोट चुराने की कोशिश करेंगे, वो वोट छीनने की कोशिश करेंगे, वो हमारे और आपके हक छीनने की कोशिश करेंगे। इसलिए सजग रहना प्रत्येक नागरिक का तो कर्तव्य है ही, विपक्ष का बहुत बड़ा कर्तव्य इसमें हो जाता है। हमारी एक छोटी सी प्रेजेंटेशन हम आपको दिखा रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए। अब आपको जो यात्रा, इसमें से कई आप हमारे साथी मीडिया के साथी यहां से जा रहे हैं, शायद आज ही जा रहे हैं। ये 17 अगस्त से सासाराम से शुरू हो रही है। बिहार की हुंकार। रूट मैप हिंदी में पहले दिखाइए। रोड मैप आपको दिखा रहे हैं पूरा। ये 16 दिन की यात्रा है, 1300 किलोमीटर की यात्रा है। सासाराम से शुरू होगी, पटना में 1 तारीख को एक विशाल रैली में समाप्त होगी। ये आपने देखा, श्री राहुल गांधी, श्री तेजस्वी यादव, हमारे तमाम अलायंस के पार्टनर्स वहां बिहार में शामिल होंगे। रोड मैप दिखाइए। ये आपको अभी इसके बाद प्रेस वार्ता के बाद भेजा भी जाएगा। आप वैसे जानते हैं, इस रोड मैप के बारे में पहले भी चर्चा हुई है। एक व्यक्ति एक वोट के हक की लड़ाई के लिए यात्रा की जा रही है और कैसे स्वच्छ वोटर लिस्ट रहे, जिसमें उन तमाम लोगों का नाम हो जो वहां के हैं। अब वो दिहाड़ी मजदूर कहीं बाहर चला गया नौकरी करने, तो वो वोट देने जरूर जाता, क्योंकि वोट एक पर्व है, त्योहार है। जब भी राहुल जी ने यात्रा पे जब निकले हैं, इस देश के लोकतंत्र ने करवट ली है। ये फिर एक ऐतिहासिक यात्रा जो कल शुरू होने वाली है, लोकतंत्र करवट लेने वाला है। हम सब के अस्तित्व की लड़ाई के लिए यह यात्रा एक मील का पत्थर साबित होगी। दिस march will become a milestone in the history of our democracy. Every time Mr. Rahul Gandhi has embarked upon a march like this, democracy has turned a page, a leaf. And such marches always strengthen, enrich our democracy. अब सवाल यह उठता है कि इस यात्रा को लेकर बीजेपी क्यों डरी हुई है? क्योंकि बिहार से ही नरेंद्र मोदी की कुर्सी सुरक्षित है। नीतीश कुमार का समर्थन ही केंद्र की सत्ता का बैलेंस बनाए हुए है। अगर बिहार में बीजेपी कमजोर होती है तो मोदी की कुर्सी भी डगमगा सकती है। इसलिए राहुल गांधी का नैरेटिव बीजेपी के लिए खतरनाक है। वह जनता को वोट चोरी के खिलाफ सड़क पर ला रहे हैं और बीजेपी इस नैरेटिव को तोड़ने के लिए संघ और सावरकर की छवि को फिर से उभार रही है। सवाल यह नहीं है कि लाल किले पर संघ की प्रशंसा क्यों हुई। असली सवाल यह है कि क्या हमारे लोकतंत्र में असली मुद्दों से ध्यान हटाकर हमें बार बार हिंदुत्व की राजनीति में उलझाया जा रहा है? क्या लाल किले से संघ की प्रशंसा और सरकारी पोस्टर पर सावरकर का उभार महज संयोग है, या फिर राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा से डर कर रचा गया एक राजनीतिक खेल? आपको क्या लगता है, बीजेपी का यह दांव कामयाब होगा या उल्टा पड़ेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।